नमस्कार, मैं भावना स्वामी, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के पंचम अनिवार्य प्रश्न पत्र विषयों एवं संकाय की समझ इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग। हम यहाँ पे अध्ययन अध्यापन की बात कर रहे हैं, हम शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक विषयाध्यापक जब अपनी कक्षा में जाने से पूर्व अपने शिक्षण कार्य की योजना बनाता है तो वह इस योजना के लिए बहुत सी विधियों और प्रविधियों की सहायता लेता है। और ये भी देखा गया है कि विभिन्न विषयों के स्वरूप के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण में यूज़ की जाने वाली शिक्षण विधियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो आज हम सबसे पहले भाषा शिक्षण में भाषा के अंतर्गत भाषा शिक्षण और उसकी शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों, वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भावों को दूसरों के समक्ष प्रदर्शित करता है। अर्थात भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मुख से कुछ शब्दों और ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। हम अपने विचारों को, भावों को इस माध्यम से व्यक्त करते हैं और दूसरे व्यक्ति हमें समझ पाते हैं, हमारी बात को समझ पाते हैं। इसके बाद अगर सामान्य शब्दों में बात की जाए तो भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का, भावों के आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से बनने वाले सार्थक शब्द ही भाषा की रचना करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो ध्वनियाँ हम मुख से उच्चारित करते हैं उनका सार्थक शब्द, उनके द्वारा बनने वाले सार्थक वाक्य अथवा सार्थक शब्द ही मिलकर भाषा की रचना करते हैं। मुख से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक ध्वनि को हम भाषा का स्वरूप नहीं कह सकते हैं। जब मुख से उच्चारित होने वाली ये ध्वनियाँ एक सार्थक रूप में होती है, एक अर्थ के रूप में होती है, तभी इन्हें भाषा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है या तभी हम इन्हें भाषा कह सकते हैं जो वाक्य अपने अर्थ के साथ प्रयुक्त किए गए हों। अगर शब्द उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा कहना, अर्थात जिसे बोला जाए, जिसे दूसरों के समक्ष कहा जाए, वही भाषा है। अगर परिभाषाओं की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पतंजलि की परिभाषा लेंगे जिन्होंने कहा है वक्ता वाची वर्णा येषा त इमे व्यक्त वाच्य है। अर्थात जिस वाणी में वर्णों के माध्यम से विचार व्यक्त होते हैं वे ही वाक हैं। अर्थात जिन वर्णों के आधार पे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिन वर्णों की सहायता से हम अपने भावों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वे ही वाक अथवा भाषा हैं। डॉक्टर देवीशंकर द्विवेदी ने कहा है भाषा प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। मानव समुदाय के परस्पर व्यवहार की एक व्यवस्था भी भाषा है। ये शंकर द्विवेदी के द्वारा कहा गया। हेनरी स्वीट महोदय, इन्होंने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यहाँ हम देखते हैं कि हेनरी महोदय ध्वनियुक्त शब्दों को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो ध्वनियुक्त शब्द हैं उन्हीं के द्वारा जो विचार प्रकट किए जा सकते हैं वे भाषा है इन महोदय के अनुसार। अगर हम भाषा के प्रकारों की बात करें तो हम सब ये जानते हैं कि हम अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं और यदि किसी दूसरे व्यक्ति के विचार हम जानना चाहें तो हम उनके विचारों को, दूसरे व्यक्ति के विचारों को, अन्य लोगों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझ सकते हैं। प्रकार भाषा के मुख्यतः दो प्रकार माने गए हैं। प्रथम है मौखिक, जिस भाषा को मुख से बोला जाए या दूसरे के द्वारा कहा गया जब हम सुनते हैं, यही भाषा का मौखिक प्रकार है और यह स्थायी नहीं होता है। जब हम अपनी बात को मुख से बोलते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति की बात को हम अपने कानों के द्वारा
श्रवणेंद्रियों के द्वारा हम सुनते हैं, तो यह भाषा का मौखिक प्रकार है। दूसरा प्रकार लिखित होता है। जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को लिखा हुआ पढ़कर हम जानते हैं, उनके भावों को समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित प्रकार है और यह प्रकार स्थायी होता है। हमने यहाँ देखा कि भाषा का पहला प्रकार मौखिक है, जो कि स्थायी नहीं होता है, और भाषा का दूसरा प्रकार लिखित है, जो कि स्थायी प्रकार है। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल अथवा सोपान। हम जानते हैं कि अन्य विषयों की भांति भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग, एक अलग शब्द है जो एक बच्चा अपने जन्म के साथ ही सीखना आरंभ कर देता है। वह सबसे पहले इस कार्य के अंतर्गत सुनना आरंभ करता है, फिर वह बोलना सीखता है, इसके पश्चात आगे की क्रियाएं चलती है। और जब एक बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे इन्हीं सोपानों के आधार पे, इन कौशलों के आधार पे, स्टेप बाय स्टेप, पंक्तियों के आधार पे एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कौशल करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उसे श्रवणेंद्रियां उसकी, इस पर ध्यान दिया जाता है कि अपनी विषय वस्तु को, अपनी शिक्षण विषय को वह बालक सुनकर समझे। इसके पश्चात उसके बोलने का प्रयास किया जाता है, फिर बालक को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है, उसके पश्चात वह लिखना सीखता है। और यही प्रक्रिया, यही कौशल, यही सोपान एक शिक्षक के द्वारा उच्च कक्षाओं में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी के आधार पर वह अपनी विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करता है। एक शिक्षक सर्वप्रथम वह अपनी विषय वस्तु को बालकों के समक्ष कक्ष में उन्हें समझाता है, उनके सामने प्रस्तुत करता है, जहाँ श्रवणेंद्रियां उनकी विकसित होती है बालक की। इसके बाद चर्चा की जाती है उस विषय वस्तु पर, भाषण, पठन, लेखन, इन्हीं सोपानों के आधार पे एक विषयाध्यापक के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा अपनी विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत इन्हीं सोपानों के आधार पे एक शिक्षक आगे बढ़ता है, एक शिक्षक इन्हीं सोपानों के आधार पे अपना शिक्षण करवाता है। इन्हीं सोपानों को साथ लेकर क्रमशः चलने से एक शिक्षक के द्वारा करवाया गया शिक्षण कार्य प्रभावी तथा मनोवैज्ञानिक रूप से सफल हो सकता है। उपरोक्त तैयारी के अतिरिक्त अगर एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाने से पूर्व अपनी विषय वस्तु के अध्यापन की भली भांति योजना बना लेता है, तो यह भी एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और जिसके लिए वो बहुत सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक की तैयारी की, जो विभिन्न विधियों के माध्यम से, प्रविधियों के माध्यम से अपने शिक्षण विषय वस्तु की एक सुव्यवस्थित योजना बना लेता है, उसे एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है, जिसके बाद वह कक्षा में प्रवेश करता है और अपना अध्यापन कार्य सफल बनाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियां क्या है, इससे पहले हम जानते हैं शिक्षण क्या है। अध्ययन, अध्यापन अथवा शिक्षण के क्षेत्र में एक शिक्षक के द्वारा जिस विधा के प्रयोग से अपने शिक्षणार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। और शिक्षण विधि के माध्यम से हम अपने शिक्षणार्थियों में, अपने विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, व्यवहारिक दक्षताएं आदि विकसित करते हैं। अर्थात शिक्षण विधि के माध्यम से इसका प्रयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में सभी प्रकार के कौशल, व्यवहार की विधियां, व्यवहारिक दक्षताएं, ज्ञान और जो एक विद्यार्थी की जो योग्यताएं हैं उन्हें विकसित करते हैं। अगर भाषा शिक्षण की बात की जाए तो भाषा शिक्षण में हम कहानी, उपन्यास, कविता, व्यक्तिगत निबंध, कलम चित्र, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथन तथा स्मृतियाँ आदि की सहायता से हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। एक भाषा का अध्यापक इन सभी प्रविधियों के माध्यम से, इन सभी योजनाओं के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करवाता है। हमारा भाषा शिक्षण यहीं तक था, ये इसका परिचय था। इसके बाद हम आगे भाषा शिक्षण के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आगे सबसे पहले कहानी कथन का अध्ययन करेंगे। मेरा प्रयास यहीं तक। आशा है कि आप समझ गए होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे होम।